हेलो, दिस इज कमलेश आहूजा सर की केमिस्ट्री क्लास। आज हम रेट ऑफ रिएक्शन पे टेम्परेचर का इफेक्ट, आरएनएस इक्वेशन, इससे रिलेटेड कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। प्रीवियस क्लास में मैंने कोलिजन, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन के डिस्कस किए थे, कोलिजन थ्योरी, ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी, और इस तरह के कुछ कंसेप्ट डिस्कस करने के बाद हमने क्लास ओवर की थी। और ये क्लियर है कि हम जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होती है। तो जो प्रीवियस क्लास का जो डिस्कशन पॉइंट मैंने लीव किया था वो ये किया था कि दस रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन। ये यहां तक हम पढ़ चुके थे और मैंने आपको बताया था कि जो इफेक्टिव कोलिजन्स हैं, इफेक्टिव कोलिजन का मतलब क्या होता है? इफेक्टिव कोलिजन आर दोस व्हिच हैव एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी एंड कोलाइडिंग मॉलिक्यूल मस्ट हैव इन प्रॉपर ओरिएंटेशन। कोलाइडिंग मॉलिक्यूल मस्ट हैव इन प्रॉपर ओरिएंटेशन। जैसे मैंने सिंपल सा एग्जांपल दिया था आपको कि मेरे हाथ में ये मार्कर और उसका केप है, तो ये कब फिट होगा? ये नहीं फिट होगा क्योंकि प्रॉपर ओरिएंटेशन की कोलिजन नहीं है। ये प्रॉपर ओरिएंटेशन की कोलिजन है फिर भी फिट नहीं हुआ। प्रॉपर ओरिजिन की कोलिजन है पर फिर भी फिट नहीं हुआ क्योंकि प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ साथ इसको एक पर्टिकुलर एनर्जी भी होनी चाहिए। अब ये फिट हो गया, तो ये होती है इफेक्टिव कोलिजन। तो इफेक्टिव कोलिजन का मतलब होता है कि कोलाइडिंग मॉलिक्यूल मस्ट हैव प्रॉपर ओरिएंटेशन एज वेल एज एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी। और ये सब अगर आपका क्लियर है तो अच्छी बात है, नहीं तो पहले प्रीवियस वीडियो देखें फिर आगे बढ़े, क्योंकि ये प्रीवियस वीडियो का ही पार्ट 2 है। अब इसके अंदर एवरी कोलिजन डज नॉट ब्रिंग अ केमिकल रिएक्शन, द कोलिजन दैट एक्चुअली प्रोड्यूस द प्रोडक्ट आर इफेक्टिव कोलिजन। समझा दिया? तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो कोलिजन फ्रीक्वेंसी इनटू फ्रिक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स, Z इनटू F। Z है कोलिजन फ्रीक्वेंसी, जिसको हम A से आगे डिनोट करेंगे, और फ्रिक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स हम इसके बारे में भी आज डिस्कस करेंगे जो आरएनएस इक्वेशन में आएगा। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, यहां पर आप देखो ये एक ग्राफ बना हुआ है। इस ग्राफ में ये एक्स एक्सिस पे है फ्रिक्शन ऑफ, यहां है फ्रिक्शन F क्या है? F इज द फ्रिक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन। F क्या है? ये रहा F की फ्रिक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स। तो ये फ्रिक्शन ऑफ ये कोलिजन, और यहां पर है ये मॉलिक्यूल्स हैं। अब इसमें क्या है, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, यहां पर तो फ्रिक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है, नॉट इफेक्टिव, फ्रिक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है। यहां पर लिखा हुआ है फ्रिक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, और यहां पर है उसका एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन। कहने का मतलब ये है कि ये है T1 टेम्परेचर। अभी समझ में आ जाएगा बेटा। ये T1 टेम्परेचर पर ये है एक ग्राफ। तो इसमें जो ये रेड एरिया है, ये जो रेड वाला एरिया है, ये है फ्रिक्शन ऑफ, ये वाला है फ्रिक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स। ये फ्रिक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है ना, फ्रिक्शन है। लेकिन यहां पर T1 टेम्परेचर पर ये खाली ये वाला जो एरिया है, इस एरिया के इक्वल ही फ्रिक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन वाले मॉलिक्यूल्स हैं। और ये जो बाकी जो एरिया दिख रहा है जिसको मैंने शेड नहीं किया है, ये वो है, ये सारा जो एरिया है वो किसको बता रहा है? वो उन मॉलिक्यूल्स को बता रहा है जो आपस में कोलाइड भी कर रहे हैं और एनर्जी भी है। लेकिन ये वाला जो एरिया है, इसमें जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स की कोलिजन इफेक्टिव नहीं है। या तो ये वाले मॉलिक्यूल्स जो हैं ये सारे के सारे प्रॉपर ओरिएंटेशन से कोलिजन नहीं कर रहे, और अगर प्रॉपर
ओरिएंटेशन से कोलिजन कर भी रहे हैं तो प्रॉपर एनर्जी नहीं है, यानी कोई ना कोई एक लिमिटेशन है। ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया ही फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स के इक्वल है। इसका मतलब जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी? इस फ्रैक्शन के, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन। यानी ये हो गया 1 और ये हुआ एट T1 टेम्परेचर। ये किस पर आया बेटा? T1 टेम्परेचर पर आ रहा है, एट T1 टेम्परेचर। यानी ये ग्राफ हमारा T1 टेम्परेचर पर प्लॉट किया हुआ है। ये एट T1 है, ये रेड वाला। अब और यहां पर जो फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स है उसको मैं F1 बोल रहा हूं। क्या बोल रहा हूं? F1। यानी ये इस एरिया में जितने भी मॉलिक्यूल आ रहे हैं उसको मैं F1 से डिनोट कर रहा हूं। अब एक T2 टेम्परेचर, सेकंड पॉइंट, यानी मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया। जब मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं तो ये ग्राफ इस तरह से शिफ्ट हुआ। यानी क्या हुआ? इनकी एनर्जी बढ़ गई। यहां पर तो है बेटा ऑर्डिनरी फ्रैक्शन, ये ऑर्डिनरी फ्रैक्शन है, और इस तरफ जो है वो एनर्जी है, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन है। तो अब मेरे पास जैसे ही मैंने इसको T1 से T2 टेम्परेचर पे लाया और T1 से ज्यादा है T2 टेम्परेचर, T1 से ज्यादा है T2 टेम्परेचर, और मैंने 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाया सपोज, तो T2 क्या हो जाएगा? तब T2 हो जाएगा T1 + 10। तो क्या हुआ? ये ग्राफ के अंदर सारा मॉलिक्यूल का फ्रैक्शन इधर शिफ्ट हुआ, हायर एनर्जी की तरफ। तो अब जो T2 टेम्परेचर पर है वो हमारे को जो फ्रैक्शन मिल रहा है वो ब्लू वाला, ये ब्लू वाला एरिया देखो, रेड वाला एरिया T1 पे था, अब ये ब्लू वाला एरिया, तो ये पूरा हो गया। अब ये ब्लू वाला एरिया जहां ब्लू लाइंस कर दी मैंने, तो ये वाला, ये पूरा का पूरा एरिया जो है यहां से लेके यहां तक, ये कब वाला है? T2 टेम्परेचर वाला। और ये वाला कौन सा है? ये डिनोट कर ही रखा है मैंने, रेड वाला है। ये देख लो बेटा, ये रेड वाला एरिया है, ठीक है, जो पहले था। तो एक T2 टेम्परेचर, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? At T2 temperature, rate of reaction is directly proportional to fraction of effective collision, जो F2 है, जो क्या है? F2 है। तो ऑब्वियसली अगर ये रेड वाला F1 है, ये तो रेड एरिया है, और ये ब्लू एरिया वाला है। तो आप देख लो, टेम्परेचर इंक्रीज करने से ये जो पोर्शन है, कौन सा पोर्शन बढ़ गया? इफेक्टिव कोलिजन वाला पोर्शन बढ़ गया। ये किसको बता रहा है? अब ये पूरा किसको बता रहा है? ये वाला एरिया फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन, यानी ब्लू वाला भी है फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन, और रेड वाला भी फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन। तो जैसे ही हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया, तो फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स की वैल्यू बढ़ गई। ये तो हुआ एक T1 टेम्परेचर, और यही अगर मैं ब्लू पोर्शन की बात करूं तो ये हो गया 8
T2 टेम्परेचर। ठीक है, तो ऑब्वियसली आप देख लो रेड एरिया और ब्लू एरिया, रेड एरिया और ब्लू एरिया में आप कंपेयर करो तो रेड एरिया तो ये राज्य दिख रहा है और ब्लू एरिया में ये पूरा रेड वाला भी आ गया, रेड वाला तो ऑलरेडी है ही, यानी ये पूरा एरिया आ गया बेटा ये। तो ब्लू एरिया क्या है, डबल है, नियरली डबल है। तो होता क्या है कि जैसे हम किसी रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ाते हैं, किसी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का टेम्परेचर बढ़ाते हैं, किसी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का क्या करते हैं अपन, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो अब यहां पर ये वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं इनका नंबर बढ़ जाता है। रेट ऑफ रिएक्शन कौन डिसाइड करता है, इस एरिया वाले नहीं, रेट ऑफ रिएक्शन इस एरिया वाले फ्रिक्शन डिसाइड करते हैं। ये ऑर्डिनरी फ्रिक्शन है, ये वाला पूरा एरिया जो रेड वाला है, आप दो ग्राफ हैं जो एक दूसरे के ऊपर अपन ने सुपर इंपोज करके बनाए हुए हैं। तो पहले जब मैं रेड की बात करूं तो आप रेड देखो, तो रेड के अंदर रेड वाला एरिया तो बहुत सारा, ये वाला बहुत सारा एरिया तो ऐसा है जो व्हाइट वाला एरिया है इसके अंदर, ठीक है, या ये वाला एरिया, ठीक है, जिसको मैंने ब्लैक शेड कर दी। ये पूरा जो ब्लैक शेड वाला एरिया है ये किसमें इन्वॉल्व नहीं है, रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होगा, ये ब्लैक वाला। खाली ये रेड वाला एरिया T1 टेम्परेचर पर रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा क्योंकि यही रिएक्शन इफेक्टिव, सॉरी यही कोलिजन इफेक्टिव है, फ्रिक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन है। और लेकिन जैसे ही मैंने टेम्परेचर इंक्रीज किया, तो टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा मैं तो क्या हो जाएगा, टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो सारा का सारा फ्रिक्शन इस तरफ शिफ्ट होगा, हायर एनर्जी की तरफ शिफ्ट होगा। तो जब वो हायर एनर्जी की तरफ शिफ्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, अब जो नया एरिया आ गया इफेक्टिव कोलिजन वाला, वो ब्लू कलर वाला आ गया। तो इस अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो आपको ये क्लियर हो गया कि लोअर टेम्परेचर पर जो F1 की वैल्यू है, T1 टेम्परेचर पर जो फ्रिक्शन है वो कितना है, F1 है, ठीक है। T1 टेम्परेचर पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, F1 के, ठीक है, यानी F1 ये वाला रेड वाला F1 है, ब्लू वाला F2 है, ब्लू वाला एरिया। तो और ये रेट ऑफ रिएक्शन F2 पे है। तो देख लो जो F1 है उससे ज्यादा F2 है, इस वजह से R1 से ज्यादा ये R1 और ये R2। तो जनरली क्या होता है, टेम्परेचर T1 से ज्यादा T2, तो टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होती है। क्यों होती है, क्योंकि फ्रिक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स के मॉलिक्यूल्स बढ़ जाते हैं। और जनरली ये 10 डिग्री टेम्परेचर रेस करने पर, 10 डिग्री टेम्परेचर रेस करने पर जो फ्रिक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स के का पार्ट है वो डबल हो जाता है। यानी इन जनरल हमने क्या देखा है, इन जनरल जो F2 है वो है 2F1 when temperature increase by 10 डिग्री सेंटीग्रेड और 10 केल्विन। जब हम तो इस वजह से जो R2 होता है वो हो जाता है 2R1। तो इन जनरली मैं क्या बोल रहा हूं कि जब हम टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ाते हैं, जब टेम्परेचर हम T1 से T2 पे आए, तो T1 से T2 पे आए तो हमने 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाया, ये 30 डिग्री था तो ये 40 डिग्री हो गया। तो टेम्परेचर जब 10 डिग्री बढ़ा तो फ्रिक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स बढ़ गई और वो डबल हो गई, यानी F2 की वैल्यू 2F1 हो गई। और रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करती है, फ्रिक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स पे। तो अगर फ्रिक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन डबल हुई तो रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो गई। इसलिए हम ये कहते हैं कि किसी भी रिएक्शन के अंदर जब हम टेम्परेचर 10 डिग्री रेस करते हैं तो जनरली रेट ऑफ रिएक्शन 2 से 3 टाइम इंक्रीज हो जाती है। वैसे तो मोस्टली केसेस में 2 टाइम देखी है हमने, पर फिर भी कुछ रिएक्शन में 2 से भी ज्यादा भी हो जाती है। तो इसीलिए है ना, हम जनरल स्टेटमेंट ये देते हैं कि जब हम किसी रिएक्शन में टेम्परेचर 10 डिग्री इंक्रीज करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल या डबल से कुछ ज्यादा हो जाती है।
मैक्सिमम 3 टाइम हो जाती है मैक्सिमम, पर डबल से या तो डबल होती है, डबल से थोड़ी सी ज्यादा होती है इन जनरल रिएक्शन में। तो ये देखो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रिएक्शन रेट। टेम्परेचर हैज अ मार्क्ड इफेक्ट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। फॉर मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस द रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स नियरली डबल। क्यों हो गई नियरली डबल? क्योंकि टेम्परेचर डबल किया तो इफेक्टिव कोलिजन्स डबल हो जाती है, इस वजह से रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो जाती है। तो मैं वापस रीड कर रहा हूं, टेम्परेचर इज अ मार्क्ड इफेक्ट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। फॉर मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस द रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स नियरली डबल और इवन मोर। ठीक है भाई, मोस्टली तो डबल हो जाती है, लेकिन कभी कभी डबल से भी ज्यादा हो जाती है। फॉर 10 डिग्री रेस ऑफ टेम्परेचर द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट व्हिच इज डिफाइंड बाय द इक्वेशन। तो हम किसी भी रिएक्शन के अंदर जो टेम्परेचर का रेट पे जो इफेक्ट है उसको हम टेम्परेचर कोफिशिएंट से डिफाइन करते हैं। किससे डिफाइन करते हैं? टेम्परेचर कोफिशिएंट से। और टेम्परेचर कोफिशिएंट ये रहा, रेट कांस्टेंट एट T प्लस 10 डिग्री। तो जो टेम्परेचर कांस्टेंट होता है उसका फॉर्मूला ये होता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट इज इक्वल टू रेट एट T प्लस 10 केल्विन और डिग्री और रेट एट T केल्विन। और इसको हम क्योंकि जो रेट कांस्टेंट भी रेट को ही डिफाइन करता है, तो हम यहां लिखते हैं, ये भी सही था और दूसरा फॉर्मूला ये हो गया, रेट कांस्टेंट एट T प्लस 10 केल्विन और रेट कांस्टेंट एट T केल्विन। आपको क्लियर कर दूं, थर्ड वीडियो को देखेंगे आप, थर्ड क्लास को, तो मैंने वहां क्लियर किया है कि किसी भी रिएक्शन का जिस प्रोपोर्शन में रेट इंक्रीज होगी टेम्परेचर के साथ, उसी प्रोपोर्शन में रेट कांस्टेंट भी इंक्रीज हो जाता है। रेट कांस्टेंट क्या होता है? रेट कांस्टेंट को स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? रेट कांस्टेंट की डेफिनेशन क्या है? रेट कांस्टेंट इज द स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन। रेट कांस्टेंट इज द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ऑल रिएक्टेंट स्पीशीज टेकन 1 मोल पर लीटर एट गिवन टेम्परेचर। देखो, A gives B। अब मैं इसको भी एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो पहले तो टेम्परेचर कोफिशिएंट का फॉर्मूला क्या आ गया? रेट कांस्टेंट एट T प्लस 10 डिग्री केल्विन और रेट कांस्टेंट एट T केल्विन। जनरली हम ये टेम्परेचर 308 और 298 27 डिग्री 298 केल्विन, ठीक है। एनीवे, तो जैसे फॉर एग्जांपल में एक ये रिएक्शन है, तो इस R इक्वल्स टू nth ऑर्डर रिएक्शन है। क्या है? nth ऑर्डर, n इज द ऑर्डर एट T केल्विन टेम्परेचर। ध्यान से समझना बेटा, कंसेप्ट समझा रहा हूं। मैंने T केल्विन टेम्परेचर पर A का कंसंट्रेशन ले लिया 1 मोल पर लीटर। कितना ले लिया? 1 मोल पर लीटर। अब मैं R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? K रेट T रेट एट T टेम्परेचर, रेट कांस्टेंट एट T टेम्परेचर 1 की पावर n, तो देयरफॉर RT इक्वल्स टू KT। अगर मैं इसी को इस तरह से चेंज कर दूं, अगर मैंने यहां लिया रेट इक्वल्स टू K A की पावर n T प्लस 10 केल्विन पर, किस पे लिया? T प्लस 10 केल्विन पर। ये यहां पर तो मैंने क्या किया है, ये वाला जो लिया है ये पूरा का पूरा किस में लिया है, जिसको मैंने बॉक्स में डाल दिया, ये किस पे लिया है मैंने? T केल्विन पर। अब मैं ले रहा हूं रेट, इसी रिएक्शन का रेट ले रहा हूं T प्लस 10 केल्विन पर। वही A की वैल्यू 1 मोल्स पर लीटर ही लूंगा, तो R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? K, ये R T प्लस 10 हो गया, ये T प्लस 10 हो गया, और 1 की पावर n, तो क्या हो जाएगा? R T प्लस 10 इक्वल्स टू K T प्लस 10। तो
तो ये RT इक्वल टू KT, ये RT प्लस 10, सपोज करो इसकी वैल्यू अगर 300 केल्विन है तो ये है 310 केल्विन पर। तो कौन सी रेट ज्यादा आएगी, विच रेट इज मोर? तो ऑब्वियसली रेट एट T से ज्यादा क्या हो जाएगा, रेट एट T प्लस 10। तो इसी तरह से रेट कांस्टेंट कौन सा ज्यादा हो जाएगा, KT, क्योंकि वो दोनों इक्वल ही तो हैं। तो मैं अगर इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दूं और इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल दूं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इसको ध्यान से देख लो। तो इक्वेशन 1 को मैं 2 से डिवाइड कर देता हूं, 2/1 कर देता हूं। तो इक्वेशन 2/1 कर देता हूं। इक्वेशन 2/1 करूंगा तो ये क्या आ जाएगा, रेट T प्लस 10 केल्विन अपॉन रेट T केल्विन, इन दोनों को डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा, रेट कांस्टेंट T प्लस 10 केल्विन, और ये केल्विन को बता रहा है, और रेट कांस्टेंट T केल्विन। ये जो केल्विन है ये टेम्परेचर वाली यूनिट है बेटा। तो मैंने क्या कहा, इसीलिए मैंने यहां रेट कांस्टेंट की जगह रेट ऑफ रिएक्शन भी लिख सकता हूं, देख लो। तो इसको ही तो हम क्या कह रहे हैं, इसी को ही तो हम क्या कह रहे हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट कह रहे हैं। क्योंकि रेट कांस्टेंट एट T प्लस 10 केल्विन, ये रहा रेट कांस्टेंट एट T केल्विन, तो ये किसके बराबर भी आ रहा है, ये इसके बराबर भी आ रहा है। इसका मतलब अगर हमारे पास टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू 2 है, समझो बात को ध्यान से, अगर हमारे पास टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू 2 आ रही है, अगर हमारे पास टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू क्या आ रही है, 2 आ रही है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट, इसका मतलब ये हुआ बेटा RT प्लस 10 केल्विन अपॉन RT केल्विन इक्वल टू क्या आ गया, टेम्परेचर कोफिशिएंट ये भी तो है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि रेट एट T प्लस 10 केल्विन इज इक्वल टू 2 इंटू रेट एट T केल्विन। तो ये केल्विन, तो टेम्परेचर कोफिशिएंट का 2 आने का मतलब क्या हुआ, टेम्परेचर कोफिशिएंट 2 आने का मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर कोफिशिएंट 2 आने का मतलब ये हुआ कि हमने उस रिएक्शन का 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो जो न्यू रेट आ जाएगी वो 2 टाइम्स ज्यादा होगी। बट आपसे कोई पूछे कि व्हाट यू मीन बाय टेम्परेचर कोफिशिएंट 2, तो आप लिखोगे ऑन इंक्रीजिंग 10 डिग्री टेम्परेचर न्यू रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स न्यू रेट ऑफ रिएक्शन, यानी 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के बाद जो नई रेट आ गई वो पुरानी रेट से, जैसे ये अगर 310 केल्विन का T, ये इसकी वैल्यू 310 केल्विन है, इसकी वैल्यू कितनी है 310 केल्विन है, और इस T की वैल्यू कितनी है 300 केल्विन। इसका मतलब 310 केल्विन पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो 300 केल्विन पर जो रिएक्शन की रेट है उससे डबल है। ये इस इक्वेशन से बात क्लियर भी हो रही है कि 10 डिग्री टेम्परेचर रेस हुआ तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो गई। तो जब भी आपको टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू गिवन हो या KT प्लस 10 और KT का रेशो, ये वाला रेशो हो चाहे ये वाला रेशो हो, दोनों रेशो टेम्परेचर कोफिशिएंट को बताते हैं। टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू अगर 3 आ गई तो इसका मतलब ये हो गया कि रेट ऑफ रिएक्शन 3 टाइम इंक्रीज हो गई जब हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं 10 डिग्री केल्विन। तो इस पे जैसे एक क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन having temperature coefficient is to find out new rate of reaction
when temperature of this reaction increase from 35 डिग्री सेंटीग्रेड टू 65 कर दो, चलो 65 डिग्री सेंटीग्रेड। देखो 10 डिग्री अपन ने एक, जैसे मेरा 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, तो 27 में, तो मैं इसको केल्विन में कन्वर्ट करूंगा तो 300 केल्विन हो गया। अब मैंने 37 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया तो ये 310 हो जाएगा, ठीक है। अगर मैंने, तो वही वाली बात है बेटा, अगर मैं 35 डिग्री सेंटीग्रेड की बात कर रहा हूं, ठीक है, तो 35 माइनस 65 कर दो, तो अब क्या टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, T2 माइनस T1, 65 माइनस 35 कितना आ गया, 30 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाया अपन ने। अब कुछ स्टूडेंट बोलते हैं सर इसको केल्विन में कन्वर्ट करो। बेटा जब डिफरेंस निकालते हैं तो केल्विन में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। आप 3 से अगर तो भी 30 आएगा, 65 में 273 ऐड कर दो और 35 में भी 273 ऐड कर दो, इसमें 273 ऐड कर दो, इसमें भी 273 ऐड कर दो, माइनस कर दो तो वापस 30 आएगा। अब यहां पर क्या हुआ, टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू 2 है, तो इसका मतलब एवरी 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो रही है। तो जैसे यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गई, अगर हमने जब टेम्परेचर 35 डिग्री किया, उसके बाद 45 डिग्री हुआ, उसके बाद 55 डिग्री हुआ, उसके बाद 65 डिग्री हुआ, तो जब टेम्परेचर 10 डिग्री या 10 केल्विन बढ़ा तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती जा रही है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती जा रही है। जब 35 से ये हुआ तो रेट ऑफ रिएक्शन कितनी हो गई, 2 टाइम्स। यहां से यहां है तो रिएक्शन की रेट 2 टाइम बढ़ गई। अब यहां पर जो रेट है, कुछ भी रेट है, एक्स रेट है, तो वो 55 पे आएगी तो वो वापस 2x हो जाएगी, यानी और डबल हो जाएगी। अब यहां पर 55 पे जो रेट है उससे डबल 65 पे हो जाएगी, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हुआ, 8। 2 की पावर कितना हुआ, 3, 8। तो न्यू रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स 8 टाइम, न्यू रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स 8 टाइम। तो हम, ये आ गई हमारी न्यू रेट, ये हमारी आ गई न्यू रेट। तो न्यू रेट निकालने के लिए जो कॉमन फॉर्मूला चलता है वो ये चलता है, न्यू रेट इक्वल्स टू टेम्परेचर कोफिशिएंट, न्यू रेट 82 केल्विन, न्यू रेट एट T2 केल्विन, न्यू रेट एट T2 केल्विन। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट डेल्टा T डिवाइड बाय 10 क्या लिखा है, टेम्परेचर कोफिशिएंट न्यू रेट ऑफ रिएक्शन एट T2 केल्विन इज इक्वल्स टू टेम्परेचर कोफिशिएंट डिवाइड बाय टेम्परेचर कोफिशिएंट, और इसकी पावर क्या लगा रखी है मैंने, इसकी पावर लगा रखी है मैंने न्यू रेट इक्वल्स टू टेम्परेचर कोफिशिएंट डेल्टा T बाय 10, और डेल्टा T की वैल्यू कितनी है, 30। तो न्यू रेट 8 कब था, T2 केल्विन पर, तो कितना आ जाएगा, टेम्परेचर कोफिशिएंट कितना गिवन था, 2, डेल्टा T बाय 10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। डेल्टा T, ये रहा डेल्टा T की वैल्यू ये निकाल रखी है, डिवाइड बाय 10, तो 2 की पावर 3 कितना आ जाएगा, 8। तो इस कॉमन फॉर्मूले से अब अगर टेम्परेचर कोफिशिएंट 2.5 दे रखा है तो यहाँ 2.5 रख देना, टेम्परेचर कोफिशिएंट 3 दे रखा है तो यहाँ 3 की वैल्यू 3 रख देना। तो इस तरह से हम न्यू रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट कर लेते हैं। अब नेक्स्ट आता है आरएनएस इक्वेशन। बेसिकली आरएनएस इक्वेशन क्या है ये देखो, आरएनएस इक्वेशन जो है वो हम किसी रिएक्शन, आरएनएस इक्वेशन में रेट कांस्टेंट टेम्परेचर और एक्टिवेशन एनर्जी का रेट कांस्टेंट टेम्परेचर और एक्टिवेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट है इसमें। और
हम आरएनएस इक्वेशन से मेनली आरएनएस इक्वेशन का एम क्या है? एम ऑफ आरएनएस इक्वेशन इज टू प्रिडिक्ट एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ एनी गिवन रिएक्शन। हाउ? देखो, तो आरएनएस ने इक्वेशन डिराइव किया अपने रिसर्च कंसेप्ट पर को यूज करते हुए, और आरएनएस इक्वेशन है K इक्वल्स टू A E एक्सपोनेंशियल माइनस EA अपॉन RT। K is the rate constant, where K is the rate constant at given temperature T. A is the pre-exponential factor or collision factor, collision frequency. EA is the activation energy. EA is the activation energy. T is the temperature in Kelvin. R is the gas constant. यहाँ गैस कांस्टेंट की जनरली जो वैल्यू लेते हैं वो लेते हैं 8.314 इंटू 10⁻³ जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। फिर भी न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग हम देखते रहेंगे। ये इक्वेशन हमको सीधा लर्न करनी है, इस एप्लीकेशन की डेरिवेशन कहीं काम की नहीं है। हमको इस आरएनएस इक्वेशन पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं जो हम डिस्कस करेंगे। और यहां पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, e की पावर माइनस EA अपॉन RT। ये है ये जो वैल्यू आती है, इट इज कॉल्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज इसको बोलते हैं फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन। और फ्रैक्शन ऑफ एक्टिव कोलिजन। ठीक, E की पावर माइनस EA अपॉन RT। यानी यहां पर अगर मैं A हटा दूं, A कांस्टेंट है, तो K इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E की पावर माइनस EA अपॉन RT। K तो टेम्परेचर डिपेंडेंट प्रॉपर्टी, तो K क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन ही है। तो K को मैं रेट ऑफ रिएक्शन बोल सकता हूं, यस बोल सकता हूं। मैं पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन। तो इसका मतलब रेट कांस्टेंट और रेट, क्योंकि रेट कांस्टेंट रेट ही तो है स्पेसिफिक कंडीशन के अंदर, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन, जो मैं आपको लगातार इस चैप्टर में पढ़ाता आ रहा हूं। अभी 2-3 क्लास से यही चीज तो चल रही है। तो आरएनएस इक्वेशन में भी आरएनएस इक्वेशन यही है, रेट कांस्टेंट और रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन। अगर फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन ज्यादा होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगी, रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगी तो उसका रेट कांस्टेंट भी ज्यादा आ जाएगा। चलो हम देखते हैं इसको कैसे यूज करेंगे। पहले तो इसको सिंप्लीफाई आरएनएस इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। सिंप्लीफाई आरएनएस इक्वेशन कैसे बनेगी ये देखो, K इक्वल्स टू A E माइनस EA अपॉन RT। बायो के बच्चों परेशान मत होना, क्योंकि ये जो बता रहा हूं ये एग्जाम में नहीं पूछते हैं। जो अभी कर रहा हूं मैं, क्या पूछते हैं वो बताऊंगा मैं, पर ठीक है थोड़ा सा इस तरह से हमको चलना पड़ेगा। इधर ले आया, अब मैं E हटाऊंगा तो ये आ जाएगा log E, नेचुरल log। log E क्या होता है? नेचुरल log E अपॉन RT। अब मैं log E, बोर्ड पे ध्यान दो बच्चों, log E को
क्या लिख सकता हूं 2.303 log base 10। log e को क्या लिख सकता हूं 2.303 log base 10। अब ये 2.303 लिख दिया, मेरे पास log e था, log e को मैंने क्या लिख दिया 2.303 log base 10। अब मैं इस 2.303 को बोर्ड पे ध्यान देते रहो, मैं इसी में चेंज कर रहा हूं RT, यानी ये इधर ले लिया तो यहां से हटाना पड़ेगा। तो मैं इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकता हूं, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन एक ही बात है, तीनों इक्वेशन एक ही है, खाली मैथमेटिकल रीअरेंजमेंट है। ई इधर हटाया, आप समझ गए मैंने क्या किया, मैंने इस इक्वेशन के अंदर रिपीट कर देता हूं, ठीक है। मैंने इस इक्वेशन में ई हटाया तो क्या आ गया log e k अपॉन a माइनस ए अपॉन RT। log e की जगह क्या लिख दिया मैंने 2.303 log base 10 k अपॉन a माइनस ए अपॉन RT। अब इस 2.303 को इधर ले आया तो ये इक्वेशन बन गई, इस 2.303 को इधर ले आया तो ये इक्वेशन बन गई। तो ध्यान दो बच्चों, अब ये log की प्रॉपर्टी है तो मैं ऐसे लिख सकता हूं log base 10 k माइनस log base 10 a इक्वल्स टू माइनस ए अपॉन 2.303 RT। log a को उधर ले जाओ, log base 10 k इक्वल्स टू log a माइनस ए अपॉन 2.303 RT। ये हमारी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। हमको या तो ये वाली इक्वेशन लर्न करनी है या फिर ये वाली इक्वेशन। फर्स्ट भी आरएनएस इक्वेशन है, इक्वेशन 2 भी आरएनएस इक्वेशन है, दोनों ही आरएनएस इक्वेशन है, दो खाली मैथमेटिकल फॉर्म डिफरेंट है। ये सिंपलीफाई आरएनएस इक्वेशन है, तो हमको ये इससे ये कैसे आया ये कोई नहीं पूछेगा, इस वैल्यू इसको इसमें कैसे कन्वर्ट करना है ये बोर्ड में एग्जाम में थोड़ी क्वेश्चन आएगा, ये तो मैथमेटिकल रीअरेंजमेंट है। तो बच्चों फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन लर्न कर लो, लेकिन मैंने इसलिए बताया कि आपको समझ में आ जाए कि फर्स्ट से सेकंड कैसे आया। कभी अटक गए तो फर्स्ट इक्वेशन याद है तो उससे सेकंड इक्वेशन निकाल पाओगे आप। अब यहां पर अगर मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूं, इसी इक्वेशन को मैं कैसे लिख रहा हूं देखो, log base 10 k इक्वल्स टू माइनस ए अपॉन 2.303 r 1 अपॉन t प्लस log a। लिखने का तरीका बदल दिया, ये और ये एक ही बात है, लेकिन मैंने इसको स्ट्रेट लाइन इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया। मैंने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया। y इक्वल्स टू mx प्लस c हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो यहां पर ये जो आ जाएगा m क्या हो गया, स्लोप हो गया, और t k और t तो वेरिएबल है, टेम्परेचर के साथ k चेंज होगा, और ये हो गया हमारा इंटरसेप्ट, ये हो गया हमारा इंटरसेप्ट। तो जब मैं ग्राफ बनाऊंगा तो ये हो गया मेरा y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस। तो y एक्सिस ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। y एक्सिस पे मैंने ले लिया log base 10 k की वैल्यू, और x एक्सिस पे ले लिया मैंने 1 अपॉन t। तो मैं 1 अपॉन t और log k के बीच में ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं, तो क्या आएगा देखो, नेगेटिव स्लोप आएगा। जो मैंने पहले भी ये ग्राफ एक्सप्लेन किए हैं जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। और अब इस केस के अंदर ये जो हमारे पास इसका स्लोप मिला, ये जो स्लोप आ जाएगा, ये स्लोप आ जाएगा माइनस ए अपॉन 2.303 r। तो स्लोप किसके बराबर आ गया, स्लोप आ गया हमारे पास माइनस ए अपॉन
2.303 RT। तो ये इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, माइनस, मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये दोनों तरफ माइनस कर दो तो ये इधर माइनस आ जाएगा, इधर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 2.303 R, सॉरी टी नहीं है बेटा, टी नहीं है, टी नहीं है ना, मैंने भूल से लिख दिया। तो ये अपॉन, तो मैं इसको लिख सकता हूं, ये इक्वल्स टू 2.303 R इंटू क्या, इंटू स्लोप। एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, शायद सबसे लास्ट वाला ही क्वेश्चन है, जिसमें है ना उसने स्लोप की वैल्यू दे रखी है, उसने आरएनएस इक्वेशन, उसने क्या कह रखा है, इस इक्वेशन, ये इक्वेशन है और ये ग्राफ दे दिया उसने, और स्लोप की वैल्यू लिख दी इसने, स्लोप की वैल्यू लिख दी इसने। तो स्लोप की वैल्यू और आर की वैल्यू दे दी। तो अब हम इससे एक्टिवेशन एनर्जी निकाल देंगे, -2.303 इंटू आर की वैल्यू 8.314 इंटू 10⁻³ किलो जूल, और स्लोप की वैल्यू सपोज करो कोई भी वैल्यू दे रखी है, सपोज करो कोई जेड वैल्यू दे रखी है, ए वैल्यू दे रखी है, तो जो स्लोप की वैल्यू दे रखी है, जो भी स्लोप की वैल्यू दे रखी है, उस स्लोप की वैल्यू को इसमें पुट करके हम एक्स, तो जो न्यूमेरिकल भूल रहा हूं मैं, उसकी वैल्यू बोल रहा हूं, उसमें स्लोप की वैल्यू गिवन है, तो हमको क्या करना है, ये इक्वल्स टू 2 और स्लोप की वैल्यू नेगेटिव आती है, नेगेटिव स्लोप की वैल्यू दे रखी थी -z सपोज, तो क्या आ जाएगा, स्लोप की वैल्यू थी उसमें -z, ठीक है, तो स्लोप की वैल्यू यहां रख देंगे, -z यहां रख देंगे, अब वो -z -10 है, तो -10 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बाकी इससे मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लेंगे। यानी आप, मेरे कहने का मतलब ये है, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है जिसमें है ना उसने ग्राफ देकर और स्लोप की वैल्यू लिख रखी है, या यहाँ पर क्या लिख रखा है इसने, या -2.303 R नहीं लिख रखा है, या स्लोप की डायरेक्ट वैल्यू लिख रखी है, और वो सपोज करो वैल्यू -z लिख रखी है, तो अपन क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में या स्लोप की वैल्यू -z लिख देंगे, तो हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी आ जाएगी, और आर की वैल्यू 8.314 इंटू 10⁻³ दे रखी है, तो यूनिट आ जाएगी किलो जूल पर मोल में। तो इस तरह से हम एक्टिवेशन एनर्जी आरएनएस इक्वेशन को यूज करके निकाल सकते हैं। दूसरा मेथड, दो तरीके हैं एक्टिवेशन एनर्जी फाइंड आउट करने के, दो मेथड है एक्टिवेशन एनर्जी फाइंड आउट करने के। इसमें से एक मेथड तो स्लोप वाला मेथड है जो मैंने अभी आपको बताया, और एक मेथड होता है कि आरएनएस इक्वेशन को दो डिफरेंट टेम्परेचर पर लिया, जैसे A गिव्स B एक केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, तो A गिव्स केमिकल रिएक्शन है, तो इसके दो टेम्परेचर है, T1 एंड T2, T1 से ज्यादा है T2 टेम्परेचर, तो एट T1 टेम्परेचर, तो अभी हमने देखा था log बेस 10 के log A माइनस E अपॉन 2.303 R T1, ये हो गया T1 टेम्परेचर पर, इक्वेशन फर्स्ट। फिर दूसरी आ गई एट T2 टेम्परेचर, अब जब, हाँ यहां लिखेंगे हम K1, क्यों, क्योंकि टेम्परेचर बदल गया, रेट कांस्टेंट की वैल्यू बदल गई, T1 तो K1 ग्रेटर देन K2, तो K1 कब है, K1 है, और ये कब है, तो ये K1 आ गया। अब लोग यहां आ जाएगा log बेस 10 K2 इक्वल्स टू log A माइनस ये अपॉन 2.303 R T2, हमारे पास ये आ गई इक्वेशन 2। अब ये तो क्लियर है, K1 ज्यादा है K2 से, तो ऑब्वियसली log बेस 10 K2 K1 से ज्यादा हो जाएगा log बेस 10 K2, जब K1 ज्यादा, K1 कम है K2 ज्यादा है, तो log K1, और अब हम log K2 माइनस K2 कर लेते हैं, log K2 माइनस log K1 कर लेते हैं बेटा,
तो log, क्योंकि log K2 ग्रेटर देन log K1 है तो इसको माइनस कर लेते हैं, तो ये log K1, तो सबसे पहले हम log K2 की वैल्यू लिख लेते हैं। तो log K2 की वैल्यू क्या है? log K2 की वैल्यू है log A माइनस E अपॉन 2.303 RT2, और ये हो गया log K2 की वैल्यू माइनस log K1 की वैल्यू। तो log K1 की वैल्यू ये होगी log A माइनस ये अपॉन 2.303 RT1। तो यहां पर ये log K2 की वैल्यू है और ये log K1 की वैल्यू है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो कॉमन आ जाएगा यहां पर। पहले तो log A से, ये log A है और ये माइनस log A है तो कैंसिल हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया और ये माइनस यू का यू स्टैंड रह जाएगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं log K2 अपॉन log K1, वही log A माइनस log B क्या होता है? log A अपॉन B, तो ये तो वही log की प्रॉपर्टी है। तो मैंने यहां पर अब क्या किया, इसको मैंने इस तरह से लिख लिया और ये क्या आ जाएगा बेटा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो मैं इसको इधर ले आता हूं, ये 2.303 RT1 माइनस ये 2.303 RT2। अब क्लियर है? log K2 अपॉन K1 और ये 2.303 R, ये 2.303 R तो कॉमन आ गया, ब्रैकेट में क्या आ गया 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2, बस। तो अब यहां पर क्या आ जाएगा, ये log K2 अपॉन log K1, ये 2.303 R, सॉल्व करूंगा T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू T2। तो ये फाइनल आरएनएस इक्वेशन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये जो फाइनल आरएनएस इक्वेशन है, ये आरएनएस इक्वेशन एट टू डिफरेंट टेम्परेचर है, एक ही रिएक्शन की, एक रिएक्शन है उसको हमने दो डिफरेंट टेम्परेचर पर परफॉर्म करवाया, T1 टेम्परेचर पर और T2 टेम्परेचर पर। तो उससे हम ये इक्वेशन आई। अब हम इस इक्वेशन को यूज करेंगे, तो दो डिफरेंट टेम्परेचर पर हमको K2 और K1 की रिएक्शन, हमको इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में इसमें क्या होगा, T1 टेम्परेचर पर K1 की वैल्यू गिवन होगी और T2 टेम्परेचर पर K2 की वैल्यू गिवन होगी। तो हम इन वैल्यूज को रख के, और R की वैल्यू वैसे ही कांस्टेंट है वो गिवन होगी, तो एक्टिवेशन एनर्जी फाइंड आउट कर लेंगे। तो आरएनएस इक्वेशन का मेन यूज तो है टू फाइंड आउट एक्टिवेशन एनर्जी बाय यूजिंग रेट कांस्टेंट एंड टेम्परेचर। फिर भी इसकी काफी दूसरी वाइड एप्लीकेशंस भी हैं, अलग अलग तरह के इसमें क्वेश्चंस बनते हैं। तो अभी वीडियो काफी लंबा हो रहा है, तो मैं नेक्स्ट क्लास में आरएनएस इक्वेशन पे बेस्ट न्यूमेरिकल्स, कुछ क्वेश्चंस और इसकी एप्लीकेशंस और कुछ जो पॉइंट छोटे मोटे रह गए होंगे वो डिस्कस करते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में आरएनएस इक्वेशन को आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।